मैं कुछ नोट्स रखा हूं तो उसका कीवर्ड्स लिखवाऊंगा। मैं पूरा डिटेल तो नहीं लिखवाऊंगा, डिटेल आप समझिए। अब कीवर्ड्स में आपको लिखवाते चलूंगा कि कीवर्ड्स आप उसमें से क्या क्या रखेंगे। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आप कीवर्ड्स लिखें, क्योंकि उस कीवर्ड्स के बेसिस पर आपका क्वेश्चन तो गलत नहीं हो सकता यदि आपके पास कीवर्ड्स है तो। पियाजे की हम लोग थ्योरी देख रहे थे, उसी को ही थोड़ा सा अपन रिकॉल करते हुए चलेंगे क्या क्या प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, और उसमें आपको मैं कीवर्ड्स लिखवाते चलूंगा कि ये कीवर्ड्स आप लिख लीजिए। क्योंकि देखिए थ्योरी आपको सुनना है, समझना है, कीवर्ड्स याद रखना है। याद रखना है आपको कीवर्ड्स। कीवर्ड्स यदि आपको याद नहीं रहेंगे तो एग्जाम में आपके ऑप्शन कटने मुश्किल हो जाते हैं। तो आपको कीवर्ड्स ही हेल्प करेगा कि आप क्या करें कि ऑप्शन को एलिमिनेट करें, आगे बढ़ें, सही ऑप्शन पर आपका अप्रोच हो। चलिए हम लोग पढ़े थे पियाजे में। पियाजे में आपको बताया था, आपको याद होगा, थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं प्रीवियस क्लास को, कि पियाजे में आपको ये बताया था कि पियाजे पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स पर अपने प्रयोग नहीं किए, डायरेक्टली वो चाइल्ड पर प्रयोग किए। अब चाइल्ड को ही उन्होंने सेंटर में रखा। उनका सीधा सीधा मानना था कि यदि हमें अप्लाई करना किस पर, एप्लीकेशन अपना जब हमें चाइल्ड पर ही करना है तो हम एनिमल पर क्यों प्रैक्टिकल करें, क्यों हम एनिमल पर जाएं। हो सकता है कुछ टर्म्स और कंडीशन ह्यूमन बीइंग की कुछ और हो, एनिमल्स की कुछ और हो। इसी बात को लेकर के पियाजे चलते हैं। इसीलिए मैं आपको बताया था कि पियाजे ये बेसिकली एक स्विट्जरलैंड जिसे आप बोलते हैं, वहां के ये साइकोलॉजिस्ट थे। यदि आपको मेंशन करना है, मेंशन भी कर सकते हैं कि ये स्विस साइकोलॉजिस्ट है, स्विट्जरलैंड। आप हो सकता है कि पॉलिटी इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि आपका यहाँ की गवर्नमेंट न्यूजीलैंड जैसे गवर्नमेंट रहती है, 1 साल 2 साल वाली गवर्नमेंट। तो ये आप जैसे न्यूजीलैंड में पढ़े होंगे कि 1 साल के बाद पीएम चेंज हो जाता है, जो भी रहता है 1 साल बस की गवर्नमेंट रहती है, तो ऐसे ही आपका इनका भी है। तो स्विट्जरलैंड, और इसके अलावा भी जानते हैं कि एक वेल डेवलप्ड कंट्री है। आप कई लोगों का ड्रीम नेशन होता है, वहाँ घूमने जाना है, तो इससे याद रखना है आपको कि हमारे ड्रीमर कौन है, पियाजे। हाँ, तो इसी से याद रखना है। अब ध्यान देना, अब पियाजे में हमने क्या देखा था। इसमें पियाजे में ये बताया था मैं कि ये आपका सबसे पहले तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, ये आपको बता दिया था। ये बताया था कि इन्होंने कॉग्निशन डेवलपमेंट, मतलब कि रिलेटेड टू ब्रेन थिंकिंग, इन पर इन्होंने क्या किया था, अपना रिसर्च या प्रैक्टिकल किया था, ये भी बताया था आपको। इसके अलावा और क्या क्या बताया था, मैं आपको बताया था इनके स्टेजेस के अलावा स्टार्टिंग में हम देखे थे कि डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसी में हमने देखा था असिमिलेशन, अकोमोडेशन। आपको याद होगा, मे भी आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से प्रीवियस वाला कुछ ना कुछ रिकॉल हो रहा होगा आपको। अब असिमिलेशन में बताया था कि कोई भी आप स्कीमा बनाते हैं, स्कीमा जैसे मान लीजिए मैं आपको ये बॉटल दिखा के बोला कि ये बॉटल है, तो आपके माइंड में ये इसका पूरा शेप स्ट्रक्चर आपके माइंड में आ गया, यही है स्कीमा। स्कीमा में बताया था कि बच्चे अपना कैसे नॉलेज को क्रिएट करते हैं, कैसे अपना स्कीमा बनाते हैं, ये मैं आपको पूरी तरह से बताया था। अब स्कीमा में ही मैं आपको बताया था, जब स्कीमा को ऐड करेगा कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए बॉटल की इंफॉर्मेशन अपने माइंड में ऐड कर लिया, तो यही है आपका असिमिलेशन, जिसको मैं बोला था जोड़ना या मिलाना। असिमिलेशन का हिंदी मीनिंग होता है। जो एकदम प्योर हिंदी बैकग्राउंड से है तो हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चलेंगे, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में ये गलतियां कर सकते हैं कि यदि आप हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं पढ़ रहे हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम आपके गलत होने हैं, क्योंकि ये खुद का एक्सपीरियंस है ना, खुद का एक्सपीरियंस है। ये गलती अपन भी करते हुए आए हैं, तब गलतियों से ही सीख करके यहां तक पहुंचे। तो ये आपको भी देख हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर चलना है, क्योंकि वहां आप कभी भी देखेंगे तो वहां साफ साफ लिखा रहता है कि जब आप आंसर की चैलेंज कर रहे हैं तो इंग्लिश को ही कंसीडरेबल होगा, हिंदी नहीं। तो आप इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का इतना सर्वाइवल इंग्लिश है, टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप अंग्रेज नहीं बनना है, नहीं अंग्रेज हम बन सकते हैं, यदि बनना भी है तो बन सकते हैं, असंभव नहीं है। लैंग्वेज कोई बड़ी बात नहीं होती कि आप इंग्लिश सीख नहीं सकते, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, उसको गो थ्रू होना पड़ता है, डेली उसको यूज में लाना पड़ता है।
हाँ, अब इसको भी आगे पढ़ेंगे। इसी में से आपको याद होगा कि पियाजे का और वाइगोत्स्की का दो इन लोगों का डिबेट चलता है। तो पियाजे बोलते हैं, पियाजे क्या बोलते हैं कि पहले लैंग्वेज आता है तब थॉट आता है, और वाइगोत्स्की इसका उल्टा बोल देते हैं कि पहले थॉट आता है तब लैंग्वेज आता है। इसका भी डिस्प्यूट देखेंगे कि ये आपका सीडीपी का फेमस क्वेश्चन है ये, कि बनता है कि किसके अकॉर्डिंग पहले लैंग्वेज आता है फिर थॉट, फिर पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज। इसका डिटेल देखेंगे। तो ये पियाजे का भी एक ये क्या है, ये कंसेप्ट इनका है। तो इसको हम इनका डिटेल थोड़ा सा मैं कुछ आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि देखिए आप आज अच्छे से याद रखे हैं, 2 दिन 4 दिन बाद पता चला माइंड से चला गया, आपके कीवर्ड्स नहीं है। तो कीवर्ड्स मैं लिखवाऊंगा, पूरा डिटेल तो मैं नहीं लिखवाऊंगा। आप डिटेल खुद समझिए, खुद माइंड में रखिए, उसकी अप्रोच सही करिए। आपको बहुत नोट्स बना के ही अच्छा संदूक में बॉक्स में पैक करके रख लिए, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन तब होता है जब आप उसके साथ खेलें, उन शब्दों के साथ खेलना सीखें। आप बहुत अच्छा जैसे मान लीजिए कोई एक प्लेयर है बहुत अच्छा, वहां अपने नेट में जाकर के बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, फर्स्ट बॉल में ही बोल्ड हो गया, मैंने उसमें मैच में क्या मतलब हुआ। तो इसलिए आपको कीवर्ड से खेलना आना चाहिए। आप नोट्स बना करके, होता क्या मैं देखा हूं बहुत अच्छा सजा करके ले जा करके रखे रहते हैं, और फिर नेक्स्ट जनरेशन के पास दिखा पाएंगे और आपके काम नहीं आता है सजाने की कोशिश करेंगे तो। इसलिए आप यहां आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपकी अप्रोच हो कि हम इसको क्या करेंगे, यही सीख लेंगे। पियाजे की थ्योरी, मैं थोड़ा सा आपको पियाजे के बारे में ये कुछ लिखवा देता हूं, ये पूरा वाइट कर लूं। हाँ ठीक है, ये पियाजे की थ्योरी मैं लिखवा देता हूं, थोड़ा सा कुछ टर्म्स आप याद रखेंगे यहां से ना। अब इसमें ध्यान देंगे, पियाजे सबसे पहले तो मैं आपको बता दिया था कॉग्निशन मतलब संज्ञानात्मक विकास, इस पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। कॉग्निशन पहले याद रखेंगे, कॉग्निटिव थ्योरी ये मैं आपको कल ही बताया था कि ये कॉग्निटिव थ्योरी इनकी थी, कॉग्निटिव थ्योरी ये थी इनका, और इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, इसी को ही हम संज्ञानात्मक विकास बोल रहे हैं, संज्ञानात्मक। अब डेवलपमेंट या सिद्धांत, यहां थ्योरी लिखे हैं तो सिद्धांत उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये सिद्धांत। इसमें कीवर्ड्स कुछ मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, आप लिख लेंगे ना। देखिए इन्होंने क्या क्या बोला था। सबसे पहले तो फाइबर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, ये आप अच्छी तरह से याद रख लिए, इसको मैं नहीं लिखवाऊंगा, आप इसको अब जानते हैं। अब हम यहां देखेंगे कि ये सबसे ज्यादा फोकस करते हैं किस पर फोकस करते हैं। तो एक तो एज पर, कि बच्चे एज के साथ, और बायोलॉजिकल मैच्यूरेशन, ये बायोलॉजिकल मैच्यूरेशन इसे बोलेंगे आप। ये टर्म्स आपके पूछे जाते हैं, बायोलॉजिकल मैच्यूरेशन, ये आप याद रखेंगे। इसी को ही आप क्या बोल सकते हैं कि जैविक मैच्योरिटी जिसे आप बोलते हैं वही है मैच्यूरेशन। मतलब जैसे ही बच्चे की एज बढ़ेगी वैसे ही बच्चा क्या होगा, ऑलरेडी धीरे धीरे उसका मेंटल ब्रेन ग्रोथ करते जाएगा और बच्चा सीखते जाएगा। अब याद रखना, पहला ही ऑप्शन आपका आएगा कि पियाजे किसकी बात करता है, एज या बायोलॉजिकल की बात कर रहा है। अब पियाजे इस पर इन्वायरमेंट पर बात नहीं करेगा, पियाजे पूरा किस पर, एज पर, कि बच्चे की एज बढ़ेगी तो सीखते जाएगा, ग्रो होते जाएगा। दूसरा एक्टिविटी मतलब पियाजे का बोलना है कि जो बच्चा सीखता है तो क्या, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि अपने फिजिकल वर्ल्ड से करके सीखता है। तो यहां आप एक्टिविटी या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हैं, आपका फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड आप इसको कीवर्ड्स में लिखे रहिए, फिजिकल वर्ड्स, ये वर्ल्ड, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, भौतिक संसार जैसे आप बोलते हैं, हिंदी वाले लिख सकते हैं जिनको एकदम दिक्कत हो, भौतिक संसार। हाँ, अब इसके अलावा सोशल एक्सपीरियंस मतलब बच्चे को इन्होंने क्या बोला कि समाज से भी सीखता है बच्चा। लेकिन याद रहे कि जब कभी पियाजे और वाइगोत्स्की दो लोगों की बात होगी तो आपको सोशल शब्द यदि आ गया तो वाइगोत्स्की के साथ जाना है, पियाजे के साथ नहीं जाना है। दोनों यदि रहे तब,
ये आपको याद रखना है कि जब आपका सोशल एक्सपीरियंस आ गया तो वाइगोत्स्की यदि 80% मानता है, पियाजे उसे 20% ही मानता है, इसलिए आप वाइगोत्स्की के साथ चले जाएंगे इस कंडीशन में। लेकिन याद रहे कि ये मानते हैं, यदि ये मान लिया जाए कि इनमें से कौन से ऑप्शन में पियाजे ये नहीं मानता कि बच्चा सीखता है, यदि ऐसा मान लिया जाए तब आपको इसके साथ भी जाना है, सोशल एक्सपीरियंस के साथ भी। अब यहां आप सोशल एक्सपीरियंसेस लिख लेंगे, सोशल एक्सपीरियंसेस, ये कीवर्ड्स आप याद रखेंगे तो ऑप्शन कटेंगे। आप सिर्फ आप कोशिश करिए सिर्फ टीईटी नहीं, आपका सीटीईटी केबीएस एनबीएस सब तैयार हो, एक बार सीडीपी पढ़िए, ढंग का पढ़िए। हाँ, अब फोर्थ पॉइंट आपका हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब कि ये पियाजे बिल्कुल बोलते हैं कि बच्चे पर प्रभाव हेरिडिटी का पड़ता है, मतलब कि बच्चा अपने पेरेंट्स से भी कुछ ना कुछ इनेट कैपेसिटी सीख के आता है। इनेट मतलब कि जो उसको जन्म से ही अपने पेरेंट्स से प्राप्त है। ये आपका इनेटिस्ट भी आप याद रख लेंगे कि इनेटिस्ट, ये शब्द याद रखेंगे। अब बगल में आपको यदि कीवर्ड समझने में दिक्कत है तो आप बिल्कुल लिख लेंगे कि ये क्या है, वंशानुक्रम की बात कर रहा है। वंशानुक्रम की ये सबसे ज्यादा, ये मैं शार्ट में लिख दे रहा हूं कि मैक्सिमम का पियाजे मानते सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चे पर इसी का पड़ता है। किसका? हेरिडिटी या फिर इनेटिस्ट ये है, या फिर इनेट कैपेसिटी। इनेट मतलब जो भी हमने पेरेंट्स से अपने प्राप्त किया, जो भी कैपेसिटी हो गया, अब जीन्स की कैपेसिटी आप इसे बोलेंगे। और फिफ्थ में ये 4-5 टर्म्स आप अच्छे से याद रखेंगे कि ये जेनेटिक इपिस्टोमोलॉजी भी इन्हें भी बोला जाता है। जेनेटिक इपिस्टोमोलॉजी, ये टर्म से याद रखेंगे आप। एपिस्टेमोलॉजिस्ट, ये टर्म्स आप याद रखेंगे ना। हाँ, इतने टर्म्स आप लिख लेंगे। इसके बाद अपन जो पढ़े थे उसको भी थोड़ा सा लिखवा दूंगा कि आपको क्या क्या याद रखना है। ब्रैकेट में जिन लोगों को इंग्लिश में दिक्कत है तो वे बगल में अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी मैं शब्द बोल रहा हूं लिख लेंगे। ऐसा ना हो कि पता चला कि आप इसको रट तो लिए, इंग्लिश वाला शब्द हिंदी में मीनिंग ही समझ में नहीं आया और आपका सेंटेंस जब बना तो वहां आप फेल हो गए। तो ये कंडीशन आपके साथ हो सकती है, क्योंकि अक्सर एग्जाम हॉल में ये होता है कि हम उसका एप्लीकेशन हम अपने नॉलेज का यूज नहीं कर पाते। हाँ, आप ध्यान देंगे कि अब मैं आपको बताया था, अब कल का मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि कल मैं आपको क्या बताया था, इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या है, डिसइक्विलिब्रेशन क्या है, और इसके अलावा इक्विलिब्रेशन क्या है, ये बताया था। जिसमें आपको अब 2 शब्द मैं आपको बताया था। ये हो गया सबका। अब नोट्स आप लिखते चलें, क्योंकि बाद में क्या होता है, एग्जाम हॉल में यही काम, एग्जाम के पहले यही काम आते हैं ना। एग्जाम हॉल में तो आपका खुद का एक्सपीरियंस काम आता है। हाँ, अब ध्यान देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट वाले में मैं आपको क्या क्या बता दिया था, आपको टर्म्स बताया था। ये टर्म्स मैं लिखवाऊं या नहीं, क्या आपका क्या कहना है कि कल जो लिखवाया था उसको लिखवाने की जरूरत है या नहीं? कुछ ऐसे तो नहीं है कि कल के क्लास में थे ही नहीं। अच्छा, आप हैं, आप 2 लोग। अच्छा, तो फिर और बाकी इधर सभी थे, आप नहीं थे? अच्छा, तो ठीक है, फिर चलिए फिर लिखवा देता हूँ, आप लिख ही लीजिए। लेकिन थोड़ा सा रेगुलर रहेंगे, ज़्यादा आपको बेनिफिट भी होगा। इक्विलिब्रेशन की कंडीशन आप नोट्स में लिख लें। इसी को ही हिंदी में आप क्या बोलेंगे, इसे साम्यावस्था। अब साम्यावस्था में आपका 2 टर्म्स आएंगे, एक था डिसइक्विलिब्रियम, ये था डिसइक्विलिब्रियम। चाहे इक्विलिब्रियम लिखो चाहे इक्विलिब्रेशन लिखो, इससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ना है। दूसरा क्या बताया था आपका इक्विलिब्रियम,
जो पढ़ के आए हैं बोलते भी चलेंगे। अब जो कल पढ़े हैं इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा, इसलिए कभी भी आप बोलने से हिचकिचाया नहीं। गलत बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो गलती कीजिए, बच्चे को हम यही सिखाते भी हैं। आप एक टीचर होने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे को ये बोलना है कि आप गलती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको सुधारिए। फिर हम गलतियों से ही सीखते हैं, तो ये आपको भी सीखना है। अब डिसइक्विलिब्रेशन की कंडीशन में हम दो टर्म्स यूज किए थे। हाँ, एक तो असिमिलेशन था और दूसरा क्या था, हाँ, अकोमोडेशन। असिमिलेशन मतलब जोड़ना था और अकोमोडेशन था मॉडिफिकेशन या चेंज। किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन में हमें क्या करना है, यदि कोई क्या करना है, चेंज करना है इंफॉर्मेशन में, या फिर किसी भी स्कीमा में हम चेंज कर रहे हैं तो उसको हमने क्या बोला था, अकोमोडेशन। असिमिलेशन जिनको नहीं याद है जोड़ना है, यहां लिख लेंगे। अकोमोडेशन मतलब था आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण मतलब पूरी तरह से उसे क्या करना, जैसे आप बोलते हैं ना रट्टा मार लिए हैं, तो वही क्या है आत्मसातीकरण, कि अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसमें आपका क्या आता है, इसमें मैं आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन, याद है। और यदि आप दो इंफॉर्मेशन के बीच में बैलेंस कर पा रहे हैं, उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, उसी को ही हम ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, हिंदी इंग्लिश में जिनको दिक्कत होगी बोलते चलेंगे, बिल्कुल कोऑपरेट करते चलेंगे। अब यहां दोनों लिखना पॉसिबल नहीं है, एक तो स्पीच बोल रहा हूं, सॉरी, आपका ये स्पेस, और दूसरा दोनों लिखने में टाइम कंज्यूम भी होगा, तो हमें आगे भी पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये हो गया। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल क्या दिया था, याद है किसी को? हाँ, वाल वाला, गुड, मतलब है याद। तो ये वाल वाली हमने क्या बोला था, एग्जाम्पल दिया था कि एक व्हाइट वाल जो आपका राउंड शेप में है, आपका गोल है पूरा। यदि बच्चे को आपने दिया, टेबल टेनिस की बॉल हमने एग्जांपल में लिया था, कि मान लो बच्चे को दिए, जैसे ही दोगे तो ये सेंसेस से सीखेगा, छोटा सा बच्चा है जो 2 साल से बिलो हो, ये मैं बताया था। अब वो पहले ही क्या करेगा, मुंह में उसे क्या करेगा, सकिंग करेगा। पहले तो ग्रास्पिंग करेगा हैंड में, फिर इसके बाद सकिंग करेगा, मुंह में लेकर जाएगा। अब जब बच्चा सकिंग कर रहा है, सेंसेस से सीख रहा है, उसके पेरेंट्स ने क्या बताया था कि उसको उछाल करके, गेंद को उछाल करके बताया कि ये क्या है, कि ये गेंद है, ये इसको खेलते हैं, मुंह में नहीं रखते हैं। ऐसा करके जब बताते हैं तब फिर बच्चा क्या करता है कि बच्चा को ये क्लियर हो जाता है कि जितना राउंड शेप में चीजें हैं और व्हाइट दिखती हैं वे सफेद है, सफेद वाली जितनी चीजें हैं वो पूरे क्या हैं, पूरे बॉल हैं। और जब दूसरे दिन उसके पेरेंट्स में एक्स का एग्जाम्पल दिया था कि एक्स लेकर आए, और वो एक्स से सफेद सोच करके क्या सोचा कि ये बच्चे ने ये सोचा कि ये क्या है, ये गेंद है, इसी से खेला जाए। जब फटका तो टूट गया, अंडा है, अंडा कहाँ से उछलेगा। तब बच्चे को ये क्लियर होता है, तब उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हर सफेद दिखने वाली चीज आपका बॉल नहीं हो सकती। तो ये जो आपका जो उसका ये मेंटल परसेप्शन बना कि सभी आपका व्हाइट दिखने वाली चीज आपका बॉल नहीं हो सकती, वे आपका अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन में ये क्या किया, ये मॉडिफाई किया, क्या किया, अपनी इंफॉर्मेशन या स्कीमा को ये मॉडिफाई किया। असिमिलेशन में क्या होता है, जो आपका बॉल वाली इंफॉर्मेशन को ये जो क्या किया था, ऐड किया था, तो ये असिमिलेशन है। क्लियर हुआ। कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें आपको चेंज करना है। क्लियर है। इसमें यदि आपको, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताया कि ये आपको, जैसे मान लो दो चीजों के बीच में आपको बताया कि ये ऐसा ऐसा है, और एक मान लीजिए कि आपका वो सोल्यूशन सही नहीं है, जैसे आप मैथ्स में करते हैं कि आपका जब एक फार्मूले से नहीं है दूसरे फार्मूले की ओर अप्रोचेस आपकी होती है, तो यही स्थिति सेम यहाँ बनती है कि यही स्थिति, जैसे मान लो कि एक में ही आपका क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो दूसरे में जाओ। ठीक है। हाँ, अब हम इसके टर्म्स ये देख लिए। अब हम आ जाते हैं मेन इनकी थ्योरी पर। हम थे थ्योरी पर, ये टर्म्स याद रखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लेंगे आप। इंग्लिश में बताते चल रहा हूं और हिंदी आप लिखते चलेंगे।
जिनको नहीं समझ आ रहा है, तो जिनको मतलब ऐसा लग रहा है कि बाद में इंग्लिश वाला दिक्कत कर सकता है, तो हिंदी बगल में लिख लेंगे। हाँ, अब ध्यान देंगे, अब हम इनकी स्कीमा शब्द हमने पढ़ा था। स्कीमा क्या बताया था? स्कीमा मतलब क्या होगा कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी थिंग्स का मेंटल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे सोच पा रहे हैं, कैसे उसे देख पा रहे हैं, यही आपका स्कीमा है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इनके स्टेजेस देखे थे। अब स्टेजेस में चलते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इनके क्या है? स्टेजेस बताया था कि आपके 4 स्टेजेस हैं। इनके स्टेजेस कितने हैं? 4 में बताया था। पहला बताइए क्या था? सेंसरी मोटर। गुड। सेंसरी मोटर में क्या क्या आता है बताते चलेंगे। कोई एक बताइए, कोई एक जिनको। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर और हाँ, सेंसेस से सीखता है। गुड। और क्या था इसमें? कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्री ऑपरेशनल दूसरी थी, ये तो सेकंड वाली। स्कीमा बनाना शुरू करता है। हाँ गुड, ये भी सही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, अब चलते हैं पहले आपका सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी को ही अपन देख लेते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज मतलब इसमें हमने क्या देखा था? इसी को ही हमने क्या बोला था? आपका संवेदीगामक अवस्था। अब ये एज क्या होगी इसमें बच्चे की? क्या एज बताया था? हाँ, 0 to 2 years। चाहे आप इसे बर्थ लिख दें, चाहे आप 0 लिख दें। ये अब सेंसरी बताया था कि सेंसेस से बच्चा इसमें सीखेगा इस एज में। अब सेंसेस में मैं आपको बताया था, चाहे आपका स्मेल हो गया, चाहे सेंस आर्गन आप जानते हैं कितने सेंस आर्गन है आपका, चाहे सुनना हो गया, चाहे आपका जीभ हो गई, चाहे आपका त्वचा हो गया, चाहे स्मेल करना हो गया, चाहे आई हो गया दिखना, इन सब से ही बच्चा क्या करता है? इन सब से ही बच्चा सीख पाता है। तो लर्निंग थ्रू सेंसेस, ये सेंसरी मोटर। इसी को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेदीगामक अवस्था। जिन लोगों को हिंदी इंग्लिश में दिक्कत होगी, इंग्लिश में बगल में लिखते चलेंगे, संवेदीगामक अवस्था। इसमें मैं आपको बताया था कि छोटा बच्चा क्या करता है कि छोटा बच्चा अक्सर उसका देखेंगे हाथ ऐसे रखा रहता है, जैसे ही आप उस पर ऐसे कुछ भी रखेंगे तो ऐसा पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसके सेंसेस में मतलब स्किन में उसके टच हुआ, और टच होते हुए उसी से ही एक्सपीरियंस कर पाया, तो ऑटोमेटिक उसका ये पूरा क्या होता है कि ये मुट्ठी बंध जाती है। तो ये मैं आपको बताया था। इसके अलावा सेंसरी मोटर स्टेज में मैं आपको बताया था गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले जैसे मान लो ये बॉटल रखा है, तो बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले यही सोचेगा कि इस बॉटल को हमें पाना है, फिर वहां से आपका चलना शुरू करेगा। अब जैसे भी चल पा रहा है तो ये क्या करेगा कि बच्चा इसे लेने पहुंचेगा। इसके अलावा मैं क्या बताया था आपको? ऑब्जेक्ट परमानेंस की कंडीशन। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि बच्चा क्या करेगा कि बच्चा किसी भी थिंग्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएगा कि ऑब्जेक्ट को आप जब स्टार्टिंग में एकदम छोटा बच्चा है तो आप ऑब्जेक्ट को हटा दीजिए। जैसे आप मोबाइल फोन वगैरह छोटे से बच्चे को दीजिए, तो जब 1 साल का होगा छीन लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 साल से ऊपर का हो गया, छीन लीजिए रोने लग जाएगा। अब दूसरे जगह पर रख दीजिए, बोलेंगे कि बेटा जा ढूंढ के ला उसको, तो ढूंढ के भी ला देगा। कारण क्यों? कारण यही क्योंकि वे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके माइंड में हो चुका है, ऑब्जेक्ट का परसेप्शन उसके माइंड में बन चुका है। हाँ, अब नेक्स्ट ध्यान देंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी मैं आपको बता दिया था। अब इसमें से और आपका इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से? और हाँ ठीक है, इतना 3 टर्म्स आप लिख लिए हैं। एक तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, तीनों मैं आपको लिखवाते चलता हूं। एक तो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस ये। दूसरा आपका क्या लिखाया था? आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये हो गया गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये आप याद रखेंगे, दिशा निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसके अलावा एक टर्म्स और आप याद रख लेंगे। कौन सा टर्म है? वे टर्म्स है आपका डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड इमिटेशन का मतलब है कि विलंबित अनुकरण करना, डेफर्ड इमिटेशन। अब डेफर्ड इमिटेशन क्या होता है इसको भी आपको समझाते चलता हूं। डेफर्ड इमिटेशन में बच्चा क्या करता है कि इस एज में बच्चे को
आप अक्सर देखे होंगे कि आप छोटे बच्चे को उसके सामने कुछ भी करते रहिए, कुछ भी बोलेंगे तो ये आपको बड़े गौर से दिखता रहेगा, लेकिन अब थोड़ा सा आप छुप जाइए तो देखेंगे कुछ देर में आपकी नकल करेगा वो। हो सकता है कि आपकी लैंग्वेज ही हो, आप हो सकता है कुछ बोले हो, उसी को बोलने की कोशिश करेगा। इसी को हम डेफर्ड इमिटेशन बोलते हैं, विलंबित अनुकरण हिंदी में बोलते हैं। विलंबित अनुकरण मतलब थोड़ा सा देर से बच्चा आपका नकल उतारता है। अब इसी से ही बच्चे सीख पाते हैं। ये तीन टर्म्स याद रखेंगे, ये तीन टर्म्स सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ना इसमें से, ये तीनों टर्म्स याद रखेंगे। हाँ, अब इसके अलावा प्री ऑपरेशनल में अब चल देते हैं। यहां तक समझ तो आ गया है या नहीं? जिनको नहीं पल्ले पड़ा है फिर से बताना, समझा दूंगा क्योंकि ऐसा ना हो कि पता चला इधर बंद की इधर से गया, तो ये स्थिति ना हो ना कि इधर बंद भी हो जाए तो भी यहां रहे। यही स्टोरेज फुल करना, ये वाला नहीं, ये तो स्टोरेज यही रह जाएगा, ये स्टोरेज कम आएगा। हाँ, अब यहां तक क्लियर है सबको? ये डेफर्ड इमिटेशन का मतलब है कि बच्चा आपका नकल करेगा लेकिन थोड़ा सा देर से। डेफर्ड मतलब होता है विलंबित, डिले होकर के। डी का मतलब उसी समय अनुकरण नहीं करेगा आपका। जैसे मान लीजिए आप उसी समय कुछ बोल रहे थे, उस समय वो नहीं अनुकरण कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में सोच नहीं पाया। अब बाद में ये आपको फिर से जब सुनेगा ना, फिर आपको ऐसा करते हुए देखेगा ना। कभी देखा ना कि आप कुछ काम करते रह जाए, कुछ काम करने लग जाइए, आप इसको जैसे मान लीजिए आप मार्कर खोल रहे हैं, आप बच्चे को रखे हुए भी खोलना शुरू कर देगा, वो भी बंद करना शुरू कर देगा, छीनना शुरू कर देगा। यही है डेफर्ड इमिटेशन कि आपको देख करके हुए आप जैसे नकल करेगा। ये आपका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स आप याद रखेंगे। इससे ज्यादा आपका जब भी पूछेगा तो यही पूछेगा कि यही तीनों टर्म्स पूछेगा कि ये कौन सी स्टेज में आता है। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्री ऑपरेशनल में हम चलते हैं, दूसरे स्टेज में। दूसरा स्टेज आपका क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल, इसको हम क्या बोल रहे हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोल रहे हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये कहां से कहां तक आएगा? 2 to 7 ईयर्स। 2 to 7 ईयर्स मतलब 2 से 7 साल तक का बच्चा इसमें आएगा। इसमें अब इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि आपका प्री ऑपरेशनल में मैं आपको कुछ टर्म्स बताया था, याद है? सबसे पहले तो आपको बताया था कि बच्चा इस स्टेज में इलॉजिकल थिंकिंग करेगा, मतलब सोचेगा लेकिन उसमें लॉजिक नहीं होगा। ऑपरेशनल से मतलब क्या होता है? ऑपरेशन मतलब आपका लॉजिकल थिंकिंग से। ऑपरेशन मतलब आप बोलते हैं ना कि ये ऑपरेशन करो, ऑपरेशन मतलब जोड़ना, घटाना, प्लस माइनस, ये सब। तो ऑपरेशन से आपको ये याद रखना है कि ऑपरेशन मतलब आपका थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग आपकी हो। हाँ, तो प्री ऑपरेशनल मतलब अभी बच्चे में लॉजिक डेवलप नहीं हुआ है, इसको हम पढ़ रहे हैं। अब यहां से आप यहां से कुछ टर्म्स आप याद रखेंगे। इस टर्म्स को मैं लिखवा देता हूं क्योंकि ये टर्म्स ही पूछे जाते हैं। आप इन टर्म्स को यदि नहीं याद रखेंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। पहला तो आप याद रख लेंगे कि इंट्यूटिव थॉट। पहला इजी से शुरू करते। एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म मतलब होता है कि बच्चा क्या करेगा कि बच्चा हर चीज को जीवित समझता है। देखना, वो अपने खिलौने को साथ में लेकर सोएगा, ठंडी लग रही उसको क्या करेगा? उसको कपड़ा पहनाएगा, उसको ढकेगा। तो ये क्या है? इन एनिमिज्म। उसको लगता है कि हर एक चीज जीवित है, मेरे जैसे है, तो अपने गुड़िया को खिलाएगा भी। तो सही तो बोल रहा हूं, साथ में लेकर सोएगा और मम्मी उसको छीन लेंगी, जब तक सो नहीं जाएगा तब तक नहीं छीन सकते, नहीं रोने लगेगा। हाँ, तो ये क्या है? यही है एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब कि बच्चा हर एक चीज को क्या समझ पा रहा है? आपका जीवित समझ रहा है, लिविंग समझ रहा है। आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे, एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब हर एक चीज उसके नजरों में जीवित है। हाँ, दूसरा आप याद रखेंगे कि बच्चा इस समय क्या होगा? ईगोसेंट्रिक होगा। ईगोसेंट्रिक मतलब अहम केंद्रित। अहम केंद्रित क्या होता है? अब ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है, अहम केंद्रित का मतलब होता है कि बच्चे को यह लगेगा कि जैसा मैं सोचता हूं वैसे सब सोचते हैं, जो मुझे पसंद है वही सबको पसंद है। यही कारण है कि इस एज में बच्चे जिद्दी होते हैं, बोल देते हैं मम्मी यही बनना चाहिए, यही मुझे खाना है। आप लाख पूरा खाना ला करके रख दीजिए लेकिन वो नहीं खाने वाला।
अब उसी को खाएगा जो बोल दिया है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो मेरी पसंद है वही मम्मी की भी पसंद है। उसको उसको मतलब ये लगता है कि जो मैं ठीक सोच रहा हूं वही सभी सोच रहे हैं। तो ईगोसेंट्रिक मतलब सेल्फ, खुद तक। अब ईगो टर्म्स आप लोग यूज करते हैं ना कई बार कि उसको बड़ा ईगो है ऐसा। तो ईगोसेंट्रिक मतलब अपने बारे में सोचना, खुद तक सीमित रहना, ये है ईगो। अब कई लोग तो तरह तरह की मीनिंग निकाल लेते हैं कि इसका मतलब ये हो गया, वो हो गया, तो रियल मीनिंग यही है। हाँ, अहम केंद्रित। अब दूसरा, अब ये एनिमिज्म हो गया। अब इरिवर्सिबिलिटी बताया था, आपको याद होगा, अपलटावी बताया था, इरिवर्सिबिलिटी, अपलटावी, इरिवर्सिबिलिटी। इसमें दो बताया था, दो चीजें। एक तो बताया था आपको कि अपलटावी में आपको बताया था कि हाँ, इरिवर्सिबिलिटी में, अपलटावी में आपको दो चीजें बताया था। एक तो बताया था कि आप बच्चे को दो अलग अलग ग्लास में पानी रखिए, मिल्क वगैरह रखिए, तो जो उसको पसंद है उसी को रखिए। तो आप देखेंगे कि सेम साइज में जो बड़ा होगा, और लेकिन उसका आपका हो सकता है कि उसकी लेंथ बड़ी हो, विड्थ कम हो, मतलब उसकी लंबाई ज्यादा हो, चौड़ाई कम हो, लेकिन वही चीज उसमें उतना ही आएगा, लेकिन बच्चा बोलेगा इसमें ज्यादा ये मुझे चाहिए। आप कभी किसी बच्चे को, आप जो इस एज में है, आप 5 रुपए उससे मांगना कि 5 रुपए का सिक्का दे बेटा, मैं तुझे चेंज देता हूं, 1 रुपए वाला 5 दे दोगे तो खुश हो जाएगा कि मैं तो 1 ही उसको दिया था, ये 5 मुझे मिल गया। तो ये क्या होता है, यही है आपका इरिवर्सिबिलिटी, मतलब कि वो क्लियर उस चीज को सोच नहीं पाता कि आखिर उतना ही है। अब इसी में ही मैं आपको पियाजे का एक एग्जांपल दिया था कि उन्होंने एक अपने बच्चे पर, सबसे छोटे बच्चे पर प्रैक्टिकल किए थे। उनका ये मानना था कि बच्चे को एक बार क्या किया, डेली बस से जाता था, जानबूझ के लेट करवा दिए। अब बोले कि आज चलो, आज तुम्हें लेकर मैं चलता हूँ स्कूल। अब स्कूल लाकर उसको छोड़ देते हैं। अब छोड़ करके बोलते हैं बेटा इसी रास्ते से लौट आओगे ना, तो बोलता है पापा मैं स्कूल आने का जानता हूँ रास्ता, जाने का नहीं, मतलब लौट नहीं पाऊंगा। तो यही रिवर्सिबिलिटी है कि बच्चे एक वे में ही, एक रास्ते में ही, एक तरीके से ही सोच पाते हैं इस एज में। हाँ, ये आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है ना, एनिमिज्म और आपका इरिवर्सिबिलिटी। आपका एक एग्जांपल देगा, एग्जांपल देकर के पूछ लेगा कि बच्चा कौन से स्टेज में है। एग्जांपल जरूर देता है ना इसमें, कि एग्जांपल देगा कि ऐसे ही दो ऑब्जेक्ट बोल देगा कि जैसे मान लो कि ये दो बॉटल में अलग अलग पानी है, उसका एक की विड्थ ज्यादा है, एक की लेंथ ज्यादा है, और दोनों में सेम है, बच्चा डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, तो कौन से स्टेज में आएगा। तो यही आपको इरिवर्सिबिलिटी स्टेज नंबर 2। अब नेक्स्ट ध्यान देंगे। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इस समय तक बच्चा क्या करता है कि सिंबल्स को पहचान लेता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसमें आएगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि मतलब कि वह संकेतों का क्या कर पा रहा है, उनको संकेतों को पहचान पा रहा है। जैसे इस एज में बच्चे को आप कुछ भी सिंबल्स को, जैसे आप जैसे बच्चे इस एज में बच्चे को सिखाना है तो आप कैसे सिखाएंगे। छोटे बच्चे को आप जानते होंगे कि पहले आप एप्पल से दिखाते हैं, फिर बोलते हैं ये ए फॉर एप्पल है। आप एप्पल नहीं दिखाइए, बताइए, तो कुछ उसको नहीं समझ आएगा क्या बता रहे हैं। लेकिन आप एप्पल एक बार दिखा दिए, फिर बोलेंगे एप्पल कैसा होता है बेटा, तो सब बता डालेगा कि उसको मैं खाता हूँ, ऐसा सब पूरा मार्केट में ऐसे मिलता है, सब आपको जितना इतिहास पूछ लो एप्पल का, लेकिन जब दिखाए हो तब, बिना दिखाए हुए कुछ नहीं बताएगा। तो इसीलिए ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपको पहले उसको किसी भी चीज को दिखाइए, फिर इसके बाद बच्चे से आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब इसके अलावा आपका ट्रांसडक्टिव, इसको आप लिखना है तो इसको प्रतीकात्मक संकेतन आप लिख सकते हैं। हाँ, अब इसके अलावा ट्रांसडक्टिव थिंकिंग भी एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप ये याद रखेंगे। ट्रांसडक्टिव थिंकिंग मतलब कि इस एज में बच्चा सोचेगा, लेकिन उसको इलॉजिकल सोचेगा जरूर, लेकिन इलॉजिकल रहेगा, मतलब उसमें कोई लॉजिक नहीं रहेगा, उसको पता नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है आखिर, इलॉजिकल रहेगा। मतलब वो सोचेगा लेकिन कैसा, इलॉजिकल सोचेगा, लॉजिक उसमें नहीं होगा। जैसे बच्चा इस समय आपसे पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि कपड़े को हम यही मतलब कि धूप में नहीं डाले क्या नहीं सूखेगा, क्योंकि उसको लॉजिक नहीं पता कि वहां धूप में डालने के पीछे क्या है,
सनलाइट का उसे कोई ये इंफॉर्मेशन नहीं कि सनलाइट के कारण ये क्या होगा कि वेपर वगैरह बन करके ये पूरा ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। अब आपसे तरह तरह का क्वेश्चन इस एज में करेगा बच्चा। हाँ, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद और यहाँ और कुछ टर्म्स हैं, आप लिख लेंगे यहाँ। आपका एक है इंट्यूटिव थॉट। इंट्यूटिव थॉट में इसको आप याद रख लेंगे, इंट्यूटिव थॉट। इंट्यूटिव थॉट मतलब कि बच्चा इस समय क्या करेगा, सोचेगा और बहुत सारा आपको क्वेश्चन करेगा, बहुत सारा क्वेश्चन। आप बगल में लिख लें, अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, मतलब बहुत सारा प्रश्न करता है बच्चा इस एज में। तो आपसे ऐसे ही पूछेगा कि आपका इंट्यूटिव थॉट कौन से स्टेज में आएगा, या फिर बच्चा जब आपसे लगातार क्वेश्चन कर रहा है लेकिन उसके पास कोई लॉजिक नहीं, तो कौन से पियाजे के अनुसार कौन से स्टेज में आएगा। पियाजे आप मान के चलिए 3 क्वेश्चन आपके मिनिमम आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपका मिनिमम सीडीपी में, और बाकी इन्हीं की थ्योरी, बाकी दूसरे सब्जेक्ट में भी इनकी थ्योरी अप्लाइड होती है। तो पियाजे वन ऑफ द फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इनको आप अच्छे से करेंगे। हाँ, अब इसके अलावा अब इंट्यूटिव थॉट हो गया। अब यहां से और कुछ आप टर्म्स लिख लेंगे। सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मतलब आपका वन वे थिंकिंग होगा, सिर्फ एक ही तरीके से बच्चा सोच पाएगा। सेंट्रेशन, इसी में आप क्या लिख लेंगे, सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मतलब आपका केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब बच्चा एक ही तरीके से किसी भी चीज के बारे में सोच पाएगा, दूसरे तरीके से नहीं। जैसे मैं अभी पियाजे के बच्चे की बात कर रहा था कि घर से स्कूल आ गया लेकिन स्कूल से घर नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि वह दूसरे तरीके से नहीं सोच पा रहा। ये सेंट्रेशन शब्द याद रखें, केंद्रीकरण इसे बोलते हैं। अब इसके अलावा यही एज होगी क्या, आपका रोल प्ले एज। बच्चों की रोल प्ले मतलब कभी डॉक्टर बनेगा, कभी नर्स बनेगा, कभी टीचर बनेगा, वो बच्चा खुद तरह तरह का रोल करेगा, उसी में उसको खूब मजा आएगा। तो वह नकल करेगा। नकल आपका किस बेसिस पर आपका रोल पहले वो बनेगा, वो पोशाक पहनेगा, फिर इसके बाद वे क्या करेगा, वैसा ही बिहेव करेगा। ये क्लियर हुआ यहां तक? मैं आपको क्या एक टर्म्स क्या बताया अभी, ये आपका रोल प्ले में यही एज होगी। रोल प्ले मतलब इस एज में बच्चा क्या करेगा कि डिफरेंट लोगों का रोल प्ले करेगा, चाहे कभी डॉक्टर बनेगा, कभी नर्स बनेगा, कभी टीचर बनेगा, कभी मम्मी पापा का ही नकल मारेगा, जिसको वो ज्यादा जिससे इफेक्टिव होगा, मतलब जिसके कांटेक्ट में ज्यादा रहेगा, उसी की नकल करेगा। हाँ, अब नेक्स्ट आप लिख लेंगे आपका इनिशिएटिव हो, इसी को ही। हाँ, अब कुछ एज पूछ लेता है कि ये कौन सी एज में आएगा। इधर आपको मैं लिख देता हूं, आपका ये कौन सी एज इसे बोलेंगे। अब एज में आपका कौन सी है एज, मैं आपको बोल देता हूं। सबसे पहले तो इनिशिएटिव एज है, स्टार्टिंग एज है, जहां से बच्चा क्या कर रहा है, सीखना शुरू कर रहा है। इसके अलावा इसको प्ले एज भी बोलते हैं ना, क्वेश्चनिंग स्टेज, अब प्री गैंग स्टेज। एक तो आप याद रखेंगे कि ये क्वेश्चनिंग स्टेज है। क्वेश्चनिंग मतलब बच्चा तरह तरह का क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चनिंग स्टेज। अब इसके अलावा प्री गैंग एज मतलब कि आप जानते हैं कि बच्चा समूह में चलता है, लेकिन इस एज में बच्चा समूह में चलने से पहले की एज है, समूह में चलने से पहले की एज है। इसी को हम प्री गैंग एज बोल रहे हैं। गैंग मतलब आप ग्रुप ऑफ चाइल्ड, तो बच्चों का ग्रुप। तो ये प्री गैंग एज है कि आपका बच्चा इस समय क्या करेगा कि एक गैंग में ना हो करके अभी तक ये अकेला रहा है। कब तक? 7 साल तक। इसके बाद तो गैंग होगी, जहां स्कूल जाएगा तो देखना छोटे बच्चे क्या करते हैं, मम्मी से बोलेंगे कि एक रोटी और डाल, अपने दोस्त के लिए लेकर जाऊंगा। तो ये गैंग एज है, वहीं से ही तो शुरू हो रही है। दोस्त को केयर क्यों आई? दोस्त को केयर हुए तब करेगा जब गैंग में आएगा, गैंग में नहीं आएगा तो वो फिर दोस्त काहे का फिर दोस्त। तो ये बच्चा शुरू करते हैं, अपने टिफिन के लिए अलग लड़ेंगे, अब छोटे बच्चे अब अपने दोस्त के टिफिन के लिए भी लड़ने लग जाते हैं। 2 रोटी ज्यादा डालना, अपने दोस्त को देना है, वो टिफिन आज हो सकता है लाया होगा, नहीं लाया होगा, ये सब सोच करके। हाँ, अब
अब ध्यान देते हैं, ये यहां तक आपका ये कंप्लीट हो गया, ये दूसरा स्टेज। यदि आप इतने टर्म्स को याद किए हैं, यदि आपने इतने टर्म्स को समझ लिए हैं, तो आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला इस स्टेज से। आपका कितना भी कैसा भी क्वेश्चन आए, आप इस स्टेज से पूरी तरह से क्वेश्चन, यदि आप ये समझ लिए ये पूरे को। तो पहला एनिमिज्म, एनिमिज्म मतलब मैं आपको बताया था कि सभी को क्या, लिविंग, सभी को सोचेगा कि सभी लिविंग है, मतलब सब में जीवन है। दूसरा मैं आपको इगोसेंट्रिक बताया था, इगोसेंट्रिक मतलब जैसा मैं सोचता हूं वैसे सब सोचते हैं, जो मुझे पसंद है वही सबको पसंद है, ये बच्चा सोचता है। इरिवर्सिबिलिटी में मैं आपको बताया था कि किसी भी चीज का उल्टा हुए नहीं कर पाएगा, मतलब कि आप जैसे यहां से एक बच्चे को कुछ दूर तक छोड़ दे, बोलेंगे कि बेटा लौट आना, नहीं लौट पाएगा, क्योंकि एक जाने का उसको रास्ता पता था कि यहां से जाने का, लेकिन लौटने का नहीं पता है। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इस समय आप सिंबल्स में आप बच्चे को सिखा सकते हैं। प्लस बोलेंगे तो लिख देगा, माइनस बोलेंगे लिख देगा। आप इसको दिखा करके नाम पूछ लीजिए, मार्कर है बोल देगा। एप्पल दिखा के नाम पूछ लीजिए, एप्पल है। कोई फ्रूट आप देख करके दिखा करके बोल दीजिए बेटा ये क्या है, बता देगा। इसके अलावा इंट्यूटिव थॉट में बच्चा क्या करेगा कि ये सोचेगा, लेकिन आपका कैसा करेगा, क्या कैसे सोचेगा, आपका ट्रांसडक्टिव रीजनिंग उससे पहले रहेगी कि इलॉजिकल सोचेगा, मतलब सोचेगा लेकिन लॉजिक उसमें नहीं रहेगा। अब इंट्यूटिव में आपको इंट्यूटिव भी बताया था, इंट्यूटिव में क्या बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे करेगा बच्चा, क्वेश्चन करेगा कि अब आप होता है ना कि छोटे बच्चे के पास आप बैठ जाएं तो थक जाएंगे क्वेश्चन का आंसर देते देते ही, फाइनली वहां से भागना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति होती है जिनमें पेशेंस कम है, तो पेशेंस कई लोगों में कम होता है ना, या फिर मार पीट देते हैं, ये भी तो रहता है ना। हाँ, तो वही तो होता है, फिर जब रोने लग जाएगा फिर हो गया, फिर निकल लेंगे कि कौन मारा नहीं पता। हाँ। अब सेंट्रेशन क्या होता है, अब ये केंद्रीकरण मतलब कि बच्चा क्या कर पाएगा कि बच्चा आपका एक ही चीज पर एक समय में सोच पाएगा। रोल प्ले मतलब कभी डॉक्टर, नर्स, टीचर सब बनेगा, जो उसको ज्यादा प्रभावित किया उसी का नकल मारेगा। अब आप छोटे बच्चे को देखिए, छोटे बच्चे कभी आप पूछना, जो 5-7 साल का होगा, कभी उससे पूछना कि बेटा तेरी मैम कैसे पढ़ाती है, तो देखना 2-4 नकल मार देगा, क्योंकि उसमें रोल प्ले और बकायदे डंडा वंडा लेकर के, जो यदि डंडा लेकर पढ़ाती होंगी उसकी मैडम, देखना कि बन ठन के डंडा लेके पहुंच जाएगी, चश्मा लगाती होंगी वो भी लगा के पहुंच जाएगी। तो ये रोल प्ले मेथड है। अब क्वेश्चनिंग स्टेज, अब बच्चा बहुत सारा क्वेश्चन करेगा ही। इसके अलावा प्री गैंगेज इसे बोलते हैं। आप ये प्री गैंगेज एज ये पूछ लेता है ना कि कौन से स्टेज, प्री गैंगेज किस में आता है। इसके अलावा रोल प्ले कौन से स्टेज में आता है, ये ऐसे पूछे जाते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में। अब कंक्रीट ऑपरेशनल में, यहां तक समझ तो आ गया, ऐसा तो नहीं कि ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जाएगा बताते चलना, क्योंकि सीडीपी है। यदि मजा लेके पढ़ोगे तो पूरा एकदम फुल मजा आएगा, फुल समझ में आएगा। अब मजा लेके नहीं पढ़े ना, मुंह लटका के बैठे रहे तो फिर कुछ नहीं समझ आने वाला, फिर एग्जाम हॉल में भी मुंह लटक जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हंसते खेलते पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं बनेगा तो बिल्कुल पूछ लेना, जैसे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सीडीपी में पूछो, अपने आप को अप्लाई, अपने बच्चे को सीखो। बच्चे, छोटे बच्चे हर जगह हर घर में होते हैं, उसी पर प्रैक्टिकल जाके कर लो, सब ये रिवाइज हो जाएगा। हाँ। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आ गया है। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेज में। फोर्थ आपका क्या है, थर्ड। अच्छा हाँ, थर्ड था ना, मैं ही अब आगे बढ़ जा रहा हूं। ये थर्ड में क्या था बताओ तो, कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट क्या होता है बताइए तो जरा, सुने हैं कंक्रीट ऑपरेशनल, बताइए क्या होता है। कंक्रीट मतलब क्या होता है बताइए तो। कंक्रीट मतलब होता है मूर्त। मूर्त मतलब सामने आप देखेंगे। बच्चे को ये पूरा ये बॉटल दिखा करके पूछ लीजिए पूरा कि किससे बना है। यदि आप बताए हैं तब हो सकता है कि बिना बताए हुए ना भी बता पाए,
यदि वो इसको ऑब्जर्व किया है, आप बॉटल दिखा के पूरा इंफॉर्मेशन उससे ले लीजिए, लेकिन बॉटल छुपा दीजिए, बोलिए अब बताओ बेटा, गया, अब कुछ नहीं बता पाएगा वो। यही है कंक्रीट ऑपरेशन। कंक्रीट मतलब सामने किसी भी चीज को दिखा करके बच्चे को आप बताइए, तब वह सीख पाएगा, नहीं तो नहीं सीख पाएगा। यही है कंक्रीट ऑपरेशन। कंक्रीट मतलब बच्चे को आपको क्लियर दिखाना होगा कि ये चीज हम पढ़ा रहे हैं। अब आप छोटे बच्चे को देखना, इसकी बुक इस एज में क्या होंगी, इस एज में बच्चे की बुक में बड़े बड़े डायग्राम होंगे। बड़े बड़े डायग्राम क्यों बनाए जाते हैं? यही कारण है कि बच्चा उसको देखेगा जब बड़े बड़े डायग्राम को, तब उसके बारे में वो सीख पाएगा। अब पार्ट्स ऑफ बॉडी देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ाना है ना, तो पूरा एक ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन दिखेगा, फिर उसका पूरा एक एक हड्डी का एक मतलब अंग का, ऑर्गन्स का उसका नाम लिखा होगा। क्योंकि बच्चे को सिखाना है तो हमें ऑब्जेक्ट को दिखाना होगा। यही है कंक्रीट ऑपरेशन। अब इसमें कंक्रीट में क्या क्या आप कुछ लिखवा देता हूं। सबसे पहले तो आप ये याद रख लेंगे कि यही एज है बच्चे की। कौन सी एज? बच्चा अब स्कूल गया, अब इसके दोस्ती यारी शुरू, तो ये गैंग एज हो गया, गैंग एज। अब कौन से तो ये आपका कहां तक, अभी 7 से 11 ईयर्स तक किया जाएगा ना। हाँ, तो गैंग एज मतलब कि बच्चे इस समय अभी ग्रुपिंग शुरू हो गई कि मेरा ये दोस्त, मेरा ये दोस्त का, फिर घर स्कूल से घर आए पूछ लो कितने दोस्त, तो पूरी क्लास को, आधी क्लास को कम से कम गिना ही देगा मेरा ये दोस्त है। एक आंख मारा होगा या कुछ बोला होगा, फिर कंप्लेन तो सुनो, फिर भर भर के कंप्लेन सुनाएगा। हाँ, अब ध्यान देना, अब इसमें ये प्री गैंग एज है। अब इसमें क्या होगा, इंडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी बच्चे में। मतलब किसी भी बच्चे से किसी भी चीज के बारे में पूछिए, वो बता जरूर देगा, लेकिन सामने वो चीज दिखाना होगा। नहीं दिखाएंगे, इसको छुपा लीजिए, बताओ बेटा कि बॉटल के बारे में बताओ, कुछ नहीं पता, तो ये स्थिति होगी। हाँ, आप ध्यान देंगे, इसी में आपका क्या आता है, इसमें कंक्रीट ऑपरेशन में कुछ टर्म्स लिख लेंगे। सबसे पहले तो ये याद रख लेंगे कि ये आपका कुछ टर्म्स लिख लेंगे। सबसे पहले तो ये याद रख लेंगे कि ये आपका रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है बच्चे में। अब आप बच्चे को बेवकूफ नहीं बना सकते, 7 साल तक बनाया बेवकूफ, अब आगे नहीं बना सकते। अब बच्चा बता देगा कि मम्मी इसमें ज्यादा दूध है या इसमें दोनों बराबर है। अब सिक्का 5 रुपए दीजिए, पांच अलग अलग चेंज कर, 5 अलग अलग सिक्के पकड़ा दिए, बोलेगा उतना ही तो दिए, मुझे ज्यादा कहाँ दिए। हाँ, अब इसके अलावा बच्चे में क्या होगा, सबसे पहले यहां आप लिख लेंगे कि रिवर्सिबिलिटी बच्चे में अब आ जाएगी। क्या लिख लेंगे? रिवर्सिबल हो जाएगा बच्चा, रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी बच्चे में। मतलब कि अब क्या कर पाएगा, आप किसी भी चीज का उल्टा कर पाएगा बच्चा। इसके अलावा और क्या क्या कर पाएगा बच्चा, और इसके अलावा उसमें लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट को देख करके। मतलब अब बच्चा लॉजिकल थिंकिंग किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर पाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आप दिखाएंगे तभी। लॉजिकल थिंकिंग विथ ऑब्जेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर किसी भी चीज को बता पाएगा देख करके ही, मतलब उस चीज को आप सामने रखेंगे तब। इसके अलावा आप 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां से पूछे जाते हैं, उनको आप अच्छी तरह से आप 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां से पूछे जाते हैं, उनको आप अच्छी तरह से, मैं लिखवा देता हूं उनको क्या क्या है। यहां से बच्चे में क्या आ जाएगा, एक तो आप ये याद रख लेंगे, डिसेंट्रेशन आ जाएगा। डिसेंट्रेशन मतलब, सेंट्रेशन कहां की प्रॉपर्टी थी बताइए? सेकंड एज में। सेकंड एज का नाम क्या है? हाँ, अब इसमें डिसेंट्रेशन आ जाएगा। मतलब अब एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में आप बच्चे को अब घर से स्कूल पहुंचा दीजिए और लौट आए, कि बच्चा आराम से उसको बता सकता है कि ऐसा ये ऐसा है तो इसका उल्टा ये होगा। अब ये याद रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है, ये कंफ्यूज करता है डिसेंट्रेशन या रिवर्सिबिलिटी वाला ना, ये अच्छे से याद रखना कि ये दोनों कंफ्यूज करते हैं कि रिवर्सिबल किस में आएगा, इरिवर्सिबल किस में आएगा। हाँ, इसके अलावा और क्या क्या टर्म्स हैं इसमें, तो आप 1-2-3 टर्म्स और हैं। एक तो कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण। संरक्षण मतलब वो किसी भी चीज को अब बिल्कुल क्या कर सकता है, किसी भी चीज का क्लियर क्लासिफिकेशन कर सकता है। दूसरा, एक कंजर्वेशन आप लिखेंगे, दूसरा क्लासिफिकेशन लिखेंगे। मतलब 3 टर्म्स आप चाहें तो इसे आप ऐसे करके CCS करके आप लिख सकते हैं। आपका पहला तो कंजर्वेशन, संरक्षण हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया,
क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हो गया, हर एक चीज को वे अब आप उसको घटते बढ़ते क्रम में अरेंज करवा लीजिए, अरेंज कर देगा। और तीसरा आपका क्या, सीरिएशन। सीरिएशन मतलब कि किसी भी आप 2-4 ऑब्जेक्टों को रख दीजिए, आप बोल दीजिए बेटा इसको जमाओ, जमा डालेगा। तो ये संरक्षण हो गया, ये संरक्षण हो गया, और ये वर्गीकरण हो गया, और ये समूहीकरण हो गया, और ये वर्गीकरण हो गया, और ये समूहीकरण हो गया। ठीक है, क्लियर है? ये समझ आ रहा है या नहीं? अब बीच में मैं पूछूंगा, लास्ट में जाते समय एक बार रिकॉल, मुझे रिव्यू लेना है कि क्या स्थिति है। ऐसा नहीं पता चला कि उम्मीद तो बहुत कर रहा हूँ और आप लोग सुन तो बड़े अच्छे से रहें, लेकिन पता चला सुनने वाले दिमाग कहीं और है। तो ये भी होता है। तो बच्चे को भी, आप क्लास में जाएंगे तो कई बार बच्चे देखते तो आपको बहुत अच्छे से रहेंगे, ले कितना सीरियस बच्चा है, पूछिए पूछिए जरा क्या सुना है, कुछ नहीं, डब्बा है, हाँ खाली डब्बा, ब्लैंक। तो यही स्थिति कई बार होती है। तो इसलिए आप लोगों की भी यही स्थिति ना हो तो थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहेंगे तो मज़ा आता है पढ़ने में, सीखने में। एक्टिव नहीं रहेंगे तो लग तो रहा है कि पूरा समझ में आ रहा है, घर गए गया, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ रहे। हाँ चलिए, अब ये कंजर्वेशन हो गया। कंजर्वेशन का मतलब है नॉन टू अननोन। नॉन टू अननोन मतलब कि किसी भी चीज को आपने टीचिंग हो सक, बीएड वाले जितने होंगे पढ़े होंगे कि बच्चे को हमें क्या करना है कि सबसे पहले नॉन वाली चीज जिसको वह जानता है उससे कनेक्ट करके अननोन की तरफ ले जाना है। यही है कंजर्वेशन। यही कंजर्वेशन की मतलब कि आप किसी भी चीज को वह जानता है तो इसको पहले बताइए, फिर इससे जोड़ दीजिए कि बॉटल में और क्या क्या हम रख सकते हैं। पहले आप बॉटल बताएं, फिर पानी बताएं, फिर आप बॉटल में और क्या क्या रख सकते हैं, आप जोड़ दीजिए, बिल्कुल आप बच्चा सीख जाएगा। ये है आपका कंजर्वेशन। अब सीरिएशन भी हो गया। सीरिएशन में आपका क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, प्लस माइनस, ये पूरा सीरिएशन मतलब सीरियल से बढ़ते क्रम में घटते क्रम में ये जमाना, सीरिएशन हो गया। इसके अलावा आपको डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन मतलब ये टू वे थिंकिंग कर पाता है। आप बच्चे को पूछिए कि 2 + 6 होता है तो 6 + 2 तो भी बता देगा। 2 में 6 जोड़ें तो क्या हो रहा है, 2 में 6 माइनस करें तो क्या हो रहा है, अब 2 जोड़ दें तो क्या होगा, ये पूरा बच्चा बता देगा। हाँ, अब इसके अलावा क्या आएगा, इसके अलावा यहाँ इसमें आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब क्लासिफिकेशन में आपका क्या होगा कि एक आता है इसमें आपका स्पेटिकल एबिलिटी, मतलब कि किसी भी स्थान के बारे में वह तभी बता पाएगा जब वह उस स्थान पर होगा या उस स्थान का पिक्चर ड्रा करके दिखा दीजिए। अब इतने टर्म्स आप याद रखेंगे, इससे ज्यादा आपका नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ा जाए या पूछ लिया जाए? ऐसा तो नहीं पूछते ही धड़कनें बढ़ जाती है कि, अब ऐसा तो नहीं पूछते ही धड़कनें बढ़ जाती है कि अब चेहरे बड़े देखने लायक रहते हैं फिर कि अब तो हाँ पोल खुलने वाला है, ऐसा होता है ना। ये सबके साथ होता है। एग्जाम हॉल में तो और भी रहता है कि आज तो सब पर्दाफाश हो जाना है, 6 महीने में क्या पढ़े, 3 महीने में क्या पढ़े, क्या सीखे। चलो अब फॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं ना। फॉर्मल स्टेज, ये इतना पढ़ लिए इसमें से, तो इसमें काफी है कंक्रीट वाले में, ठीक है ना। फॉर्मल में चले या फिर अभी तो ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को डिले होने लगता है 10 बजे, कोई ऑफिशियल टाइम वाले तो नहीं। अच्छा, ऑफिशियल टाइम वाले आप हैं तो यही क्लोज कर दिया जाए रिवीजन करके, या फिर आगे फॉर्मल में चला जाए, आप बताएं। ये ज़्यादा नहीं है, 2 मिनट 3 मिनट लगेगा। हाँ, तो फिर इसको देख लेते हैं। 4th स्टेज आपका क्या है, फॉर्मल स्टेज। फॉर्मल वाला ये हो गया। तो फॉर्मल ऑपरेशनल लिख लेना ना, उसमें ऑपरेशनल आता है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आप याद रख लेंगे इसको। फॉर्मल के यहाँ लिख लेंगे ऑपरेशनल। फॉर्मल देखो का फॉर्म ऑपरेशनल से ही क्लियर समझ आ गया कि बच्चे में अब लॉजिक आ गया, बच्चे में अब लॉजिक आ गया। अब बच्चा, अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाइए, अब उससे पूछ लीजिए कुछ भी। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई। अब एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त अवस्था में आ गई।
एज आपका 11 से ऊपर वाले आपका 17 18 तक जाएगा। अलग अलग बुक में अलग अलग इसका मिलता है, कई जगह 15 मिलता है, कई जगह 18 से बिलो ये माना जाता है। मतलब टीनेजर्स आप 19 तक जाते हैं। टीन का मतलब तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि टीन मतलब 13 से हम पढ़ते हैं ना टेबल, 13 14 15 16 17 18 19 तक यही टीनेजर्स। इसके बाद टीन खत्म हो गया, 20 आ गया तो टीनेजर्स वहां से खत्म हो गए। हाँ, इसी को ही हम टीन बोलते हैं। हाँ, आप ध्यान देंगे इसमें आपका अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगी, लिख लेंगे। अब्स्ट्रैक्ट मतलब बच्चा आप बच्चे को कुछ भी मत दिखाइए, बताइए, बिल्कुल बच्चा आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई इसमें। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब बच्चे को आप कोई भी चीज बिना ऑब्जेक्ट दिखाए आप क्या करें कि अमूर्त मतलब आप किसी भी चीज को दिखाइए नहीं और बच्चे को बता दीजिए, बच्चा आप सीख लेगा। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी इसमें बच्चे में। इसके अलावा रीजनिंग सीख लेगा, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी इसमें बच्चे में। इसके अलावा रीजनिंग आ जाएगी, रीजनिंग। अब इससे पहले तक बच्चा इंडक्टिव सीखता था। इंडक्टिव और डिडक्टिव आपने पढ़ा होगा किसमें मेथड है टीचिंग के। इंडक्टिव क्या होता है? इंडक्टिव मतलब पहले आप क्या करें कि पहले आप एग्जाम्पल की तरफ चलें, एग्जाम्पल दे। एग्जाम्पल किस में आएगा? इससे पहले वाले एज में आएगा। इससे पहले वाले एज में आप लिख लेंगे, यदि मेंशन नहीं किया है तो लिख लेंगे वहां। इंडक्टिव थिंकिंग रहेगी इस तीसरे एज में। इंडक्टिव मतलब आगमनात्मक आप बोलते हैं कि इंडक्टिव थिंकिंग तीसरे एज में रहेगी। और चौथे एज में हम क्या पढ़ रहे हैं कि डिडक्टिव अब आ गई, निगमनात्मक। डिडक्टिव थिंकिंग ये आ जाएगी कि आप बच्चे को आप चीज मत आप एग्जाम्पल मत दीजिए, अब बच्चे को आप फार्मूला बता दीजिए तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा तुरंत आपको रिस्पॉन्ड कर देगा, बच्चा तुरंत बोल देगा कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा ये बनेगा, बना के आपको सोल्यूशन ला के रख देगा। हाँ, अब इसके अलावा रीजनिंग, अब बच्चा सोच पाएगा। अब बच्चा क्या कर पाएगा? सोच पाएगा। रीजनिंग इसकी बिल्कुल आपका रीजनिंग आ जाएगी। रीजनिंग आप रीजनिंग कर पाएगा। रीजनिंग के अलावा आपका रेसिप्रोकल थिंकिंग मतलब आप किसी प्रकार का उल्टा सीधा किसी प्रकार का आप सॉल्यूशन दे दीजिए, वो बना लेगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। आप इसके अलावा और यहाँ कुछ टर्म्स हैं, यहाँ इन टर्म्स को याद रखेंगे। अब इस टर्म्स में क्या क्या आपके बच जा रहे हैं? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग मतलब आप ये हाइपोथेसिस कर सकता है किसी भी चीज को, ये क्या कर सकता है? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग आ जाएगी। मतलब हाइपोथेटिकल मतलब ये क्या कर पाएगा? हाइपोथेसिस तैयार कर पाएगा। जो रिसर्च वाले होंगे वो समझ पा रहे होंगे, जिन्होंने कभी रिसर्च के फील्ड में वर्क करने की कोशिश किया होगा। ये हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग ये कर पाएगा। मतलब किसी भी चीज का जिसे आप इमेजिनेशन बोलते हैं, वो इमेजिन कर पाएगा किसी भी चीज का कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ये हो सकता है। तो ये हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। हाइपोथेसिस मतलब हम क्या कर रहे हैं? इमेजिनेशन। हम किसी भी चीज का, हम जैसे मान लो कि हम किसी का बोल दो ऐसे राइटिंग करना है बेटा, ऐसा ऐसा लिखना है, तो थोड़ा सा एक हिंट दे दो, बच्चा पूरा लिख करके रख देगा कि इतना मैं इसके बारे में जानता हूँ। ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग है। अब इसके अलावा अब यहाँ आप याद रखेंगे कि आप याद रखेंगे कि एक एडोलसेंस इगोसेंट्रिज्म है। मतलब कि इस समय बच्चे में हीरोशिप की एज आती है। हीरोशिप मतलब ये लगेगा कि सब मुझे ही देख रहे हैं, मैं क्लास में सबसे अच्छा दिख रहा हूं या नहीं। अब अपने दोस्त को खुश करने के लिए हुए तरह तरह की एक्टिविटी करेगा। पूरे क्लास में हीरोगिरी देखना। ऐसे बच्चे डिस्टर्ब क्यों करते हैं क्लास में? क्योंकि उनको मजा आता है कि पूरा क्लास मेरा नाम जाने, पूरा क्लास मुझे देखे। इसीलिए अचानक देखना, अचानक चिल्ला देंगे, अचानक किसी को मार देंगे, अचानक हंसने लग जाएंगे। ये हरकत जानबूझ के कर रखा है। जितना हम आप नहीं जानते हम आपको पढ़ा देंगे। हाँ, तो आज इंस्टाग्राम फेसबुक में आप लाइव हो ना हो, वो दिखेगा। तो ये रहता है। तो ये यहाँ क्या आएगा बच्चे में? कौन सा टर्म साहब मैं आपको बता रहा था कि आपका हीरोशिप, हीरोबारशिप, या फिर आप एडोलसेंस, आपका एडोलसेंस
ये हो गया एडोलसेंस। आपका टर्म्स क्या है? टर्म्स ईगोसेंट्रिज्म है ना, ईगोसेंट्रिज्म। देखो कभी भी कभी आपसे टर्म्स पूछेगा तो कभी आपसे पूछ लेगा कि टर्म्स नहीं, टर्म्स के साथ साथ आपको एप्लीकेशन उसका पूछ लेगा। इस समय बच्चों में क्या आएगा, यहां बगल में लिख लो कि हीरो हीरोइन उन्हें सबसे फेवरेट लगेंगे इस समय। जो भी लिखते हैं स्पेलिंग देख लेना इसका, या फिर एक्टर एक्ट्रेस लिखो, एक्टर एक्ट्रेस लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्टर एक्ट्रेस। हाँ, उनका पूछ लो कि बेटा तेरे फेवरेट कौन है, तो देखो एक से एक गिनाएगा। अब कुछ लोग जो स्पोर्ट वाले होंगे उनका वही हीरो होगा कि विराट कोहली, कई लोगों का धोनी, ऐसा रहेगा। जो खेलते हैं, जो फुटबॉल खेलते होंगे उनका पूछो ना, तुम्हें प्लेयर का मतलब आपको प्लेयर का नाम पता हो या नहीं, उसको पता होगा, सब गिनाएगा। एक एक प्लेयर का नाम, जो मर गए उनका भी गिनाएगा, जिनका देखता है उनको भी गिनाएगा। आपका करंट अफेयर्स ऐसे बच्चों से फिर कांटेक्ट में तैयार कीजिए। हाँ, अब हीरो बारसिप ये आएगा। अब इस समय आप किसी प्रकार की, अब आपका कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कोई भी दे दीजिए, ये एक बच्चा इस समय कर लेगा। मोनोलॉग का यही एज होती है, आप आपस अकेले बात करता रहेगा। मोनोलॉग मतलब अकेले, खुद में, एकालाप में अकेले रहना ज्यादा पसंद करेगा बच्चा। आप अकेले, आप बच्चे के पास बोलिए कि बेटा यही सो, नहीं मैं अकेले सोऊंगा, वैसा वाला रहेगा। या फिर यही पढ़, नहीं मैं अकेले रूम में पढ़ूंगा। तो ये मोनोलॉग वाली एज होती है। तो खुद से अकेले में बात करता है, एकालाप। मतलब अब तरह तरह का इमेजिनेशन आ रहा है बच्चे में, तो एकालाप ही, अब सबसे तो ये बात का एक चीज नहीं बता सकता ना, तो मोनोलॉग भी इसमें चलेगा। अब दूसरा क्या होगा, अब अभी तक गैंग एज, इससे पहले गैंग एज थी। अब ये क्या होगा, गैंग, अपने गैंग का सबसे एक्टिव मेंबर यही बनेगा, सबसे एक्टिव मेंबर, लीडर। हाँ, लीडर, जैसे भी टर्म्स यूज कर रही है सही बोल रही है कि लीडर बनेगा। कि दोस्तों तक की आज ऐसा करना है वैसा करना है, दोस्ती यारी तो फुल चलेगी। दोस्तों तक की आज ऐसा करना है वैसा करना है, दोस्ती यारी तो फुल चलेगी। तो ये आप क्या गैंग एज का एक क्या याद रखोगे कि गैंग का एक्टिव मेंबर होगा, गैंग का एक्टिव मेंबर होगा। ये कि लगेगा कि मेरे दम पर ही तो गैंग चल रहा है, मैं कैसे पीछे हट जाऊं, ये वाला। हाँ, तो ये एज इसकी है। मोनोलॉग हो गया आपका। मोनोलॉग तो आप लिख लिए होंगे, लिख लीजिए मोनोलॉग ना। पूछता है अब प्रोपोजिशनल थॉट भी लिख लेंगे ना इसमें, ये भी कई बार पूछ लेता है। प्रोपोजिशनल बेसिकली है कि यही आप किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, प्रोपोजिशनल थॉट आप इसको लिख लेंगे। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, आप बोल दीजिए कि बेटा ये करके आना, बना के ला के रख देगा, ये थॉट्स। अब ये आपका खत्म होता है। अब पियाजे खत्म होते हैं। पियाजे किए आप ये तो रखिए कि किसी भी प्रकार का आप मतलब कैलकुलेशन दे दीजिए, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वो आप कर लेगा। हो गया, समझ आ गया पियाजे। एज इस स्टेज में आपका रहेगा 11 साल से 18 तक। कहीं आपको 17 मिलेगा किसी भी बुक में, कहीं 15 मिलेगा, कहीं 18 मिलेगा। ये दिक्कत हमारी नहीं, ये साइकोलॉजिस्ट की दिक्कत है, उनमें आज भी डिस्प्यूट है ये। तो इस चीज को आप बस, कभी भी आपसे एज नहीं पूछा जाएगा, पहले तो आप ये श्योर रहें। अब एज पूछा गया तो एज में आपका 11 साल से जितना भी पूछ ले, 11 साल से अधिकतम 18 जाएंगे, 18 से ऊपर नहीं जाते। क्योंकि बच्चा कब है, 18 ही साल तक तो बच्चा कॉलेज में जाने लगा, तो कौन पूछने वाला उसको कि तू बेटा है, अभी बच्चा है। तो 18 ही साल तक तो हम देख रहे हैं ना, तो बच्चा तो 18 ही साल तक हुआ। इसके बाद तो इसके बाद तो फिर हो गया, खुद ही अवेयर हो जाते हैं बच्चे। तो ये आपका रहा ये पूरा। अब मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा और आपको मजा आया होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसा, कि क्लास में थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, अवेयर रहें, तो आपको ये थ्योरी क्लियर हुई होगी। 2 या 3 क्वेश्चन आपके मान के चलिए यहाँ से पक्का होगा आपका। किसी भी आपका प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, पियाजे वाइगोत्स्की के बिना साइकोलॉजी नहीं चलती है। और वो भी आप आज के डेट में लर्नर जो हैं तो सभी क्या एक्टिव हैं।
तो एक्टिव सबसे अप्लाइड थॉट इन्हीं का चलता है या वाइगोस्की का चलता है। तो ये इसीलिए इन्हें ऐसे ही नहीं बोल दिया गया फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। हाँ, तो ये फादर हैं तो फादर को पूछेंगे ही ना। हाँ, तो यही चीज है, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे और कल पढ़ के आएंगे। पूछूंगा कि क्या आपने किया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसके पास नहीं होगा तो रख लेंगे। आप सिर्फ सीजी टेट का नहीं रखिए, पूरा ऑल स्टेट का टेट का रखिए, सी टेट का रखिए। अब जो लोगों को और थोड़ा सा हाई लेवल का तैयारी करना है, केबीएस एनबीएस का आप सॉल्व रख सकते हैं, केबीएस एनबीएस का भी सॉल्व रख सकते हैं, क्योंकि आप एक बार सीडी पे पढ़िए और धमाकेदार पढ़िए कि दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े, उसी में आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, आगे आपका बढ़ जाओ। सीडीपी बिना आप टीचिंग एजुकेशन में, टीचिंग सेक्टर में नहीं जा सकते। बिना सीडीपी का आप इनकम्प्लीट हैं टीचिंग में, तो इसलिए सीडीपी ही आपको पार लगाएगी, ना ये पार लगाएगी। सीटेट में भी जाओगे 90 नंबर सीडीपी होती है, 30 नंबर आपका मेन सब्जेक्ट, बाकी सब सब्जेक्ट में 15-15 नंबर। तो सीडीपी आपका 90 नंबर मेन सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट है टीचिंग सेक्टर का। तो सीडीपी आपकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। आप कोशिश करें 30 में 30 मार्क के आए सीडीपी। यदि आप इतने महारथी हैं सीडीपी के, तो आपका एग्जाम ऐसे ही निकलेगा। आते हैं, अपने भी आए हैं सीटेट में 30 में 30 सीडीपी में आया है मेरा, तो ये अपने भी आए हैं। बस ये आप प्रैक्टिस करेंगे तब, तो ये प्रैक्टिस रखेंगे तब। तो साइकोलॉजी देखिए, साइकोलॉजी चाइल्ड से ही तो शुरू होती है। जब बच्चा नहीं, साइकोलॉजी कहां से? जब बच्चा नहीं तो साइकोलॉजी कहां से? अब देखोगे तो ये तो अब विलियम वुंट के जमाने से ये शुरू हुई थी साइकोलॉजी। 1879 में लिपजिग एक जर्मनी में जगह है, वहां एक लेबोरेटरी खोली गई थी। वहां से विलियम वुंट ही फिर बच्चों पर रिसर्च करना शुरू किए। फिर पहले जानवरों पर चला, जानवरों से फिर पहले तो ये बोला जाता था कि हमारा ये बच्चों का अध्ययन नहीं, ये तो आत्मा का अध्ययन है। ऐसे एक पहले डेफिनेशन थी कि पहले हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, बच्चों का अध्ययन नहीं। बाद में जब अप्लाइड आया कि बच्चे तरह तरह की हरकतें करने लगे, तो बच्चों पर अध्ययन करना पड़ा। तो यही है, ये है उसका डिटेल देखेंगे, स्कूलिंग जब देखेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, तो आपका क्वेश्चन तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना? अब पढ़ के आए, पीवाईक्यू थोड़ा सा देख के आए कि यहाँ से पियाजे से क्वेश्चन कैसे बनना है। पीवाईक्यू यदि आपके पास नहीं है तो आपकी तैयारी अधूरी है। आप बिल्कुल पीवाईक्यू लगाएं, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है जिस भी सब्जेक्ट का, आप बिल्कुल उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाइए ही, भले आप आधे घंटे ही टाइम निकालिए, लेकिन निकालेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।